Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 13, continuation of force and laws of motion chapter. वैसे तो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. टुडे जस्ट वी विल रिवाइज सम कॉन्सेप्ट सो दैट अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो वो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाए और आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाए. तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो अब तक हमने लर्न किया उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो अगर हमने ना न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर कंसिडर किया तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअल में क्या होता है. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है फोर्स. और जब हम ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जब सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या पता चलता है. तो हमको पता चलता है कि ये जो वैल्यू है ना वो m इंटू ए के इक्वल होता है. करेक्ट. आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से चीजों को उस वे से सिंप्लीफाई कर पाओ या ना कर पाओ, बट f इज इक्वल टू m इंटू ए आपके ना काफी सारे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर देता है. तो जहां पे क्या हो गया, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू कैसे ना m इंटू ए होता है वो पार्ट अभी आगे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. ये m होगा. एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो जहां पे mv फाइनल मोमेंटम का, mu इनिशियल मोमेंटम का, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मतलब रेट ऑफ का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम. लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ बोला मतलब टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूमरेटर में x होगा, वो किसकी वैल्यू होगी, वेलोसिटी हो जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर आपने बोला है तो इसका मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा. ठीक है. अब ये सारे पॉइंट्स तो क्लियर है. अब इसके बाद फिर हमने लिया है ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लेना आपको कोई वैसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब बहुत सिंपल सा है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा. सो बॉडी का एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तब क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है. क्लियर. मतलब ना अगर मान लो बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बॉडी के ऊपर जो एक्ट होगी वो भी जीरो होगा. मीन जब बॉडी के ऊपर बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगा तो बॉडी पर फोर्स एक्ट नहीं होगा. बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, यही होता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो बॉडी पे अगर फोर्स एक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमने जो अब तक लर्न किया ना, जैसे ये वाले कॉन्सेप्ट को आप देख लो, यहां पे क्या होगा, फोर्स की वैल्यू जीरो है ना, ये इक्वेशन को मतलब आपके पास क्या है, F इज इक्वल टू है आपके पास m v माइनस यू अपॉन टी है. तो ये क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है जब ना फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, या फोर्स जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. आप उसको वाइस वर्सा ले सकते हो, जैसे भी आपको कंसिडर करना, बट हमारा क्या अजम्पशन है कि ना फोर्स की वैल्यू जीरो है. फोर्स की वैल्यू जीरो है मतलब नो एक्सेलरेशन, ये हमें समझ में आ रहा है. तो यहां पे अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, m हो गया, ये क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी हो गया. तो t विल गो दैट साइड, वो भी जीरो हो जाएगा. तो क्या होगा, m v माइनस यू. तो m अगर उधर जाएगा तो भी जीरो हो जाएगा. तो क्या होगा, v माइनस यू. तो क्या होगा, v इज इक्वल टू u. मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटीज क्या होंगे, इक्वल होंगे. दोनों वेलोसिटीज इक्वल है मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. तो मान लो ना u की वैल्यू जीरो रही होगी, है ना. मान लो अगर u का वैल्यू जीरो रहा होगा तो v का वैल्यू क्या होगा फिर उस केस में, तो v का वैल्यू भी जीरो होगा. मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है बॉडी इज एट रेस्ट. समझ में आ रहा, मतलब जो हमने ना फोर्स नहीं अप्लाई किया है, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स. f का वैल्यू जीरो का मतलब क्या होगा, यहां पर आपको मेंशन करना तो आप मेंशन कर सकते हो, f जीरो का मतलब क्या होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया. एक मिनट, यहां पे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं इसको रब कर देता हूं. सो आप अगर मेंशन करना चाहिए यहां पे यही पे लिख दो, इसका मतलब क्या होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. मतलब तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो जो बॉडी रेस्ट पे वो रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि u का वैल्यू जीरो, v का वैल्यू भी जीरो. बट अब ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि अगर u का वैल्यू x होता तो v का वैल्यू भी क्या होता, x होता. तो मतलब स्टार्टिंग में भी x है, बाद में भी x ही है. तो कौन सा स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था. फर्स्ट लॉ में हमने ये कंसिडर किया ना, अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड विल रिमेन
इन यूनिफॉर्म मोशन एंड द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होगा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो ये क्राइटेरिया, जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा तब ये क्राइटेरिया आ जाएगा। फिर हमने क्या कंसिडर किया है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या कंसिडर किया था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होगा कि अगर आपने ये ऑब्जेक्ट ए एंड बी कंसिडर किया है, तो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो अगर ऑब्जेक्ट ए एक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा बी के ऊपर, मतलब क्या बोलोगे आप? एफ बी ए, मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए। फोर्स एक्सर्टेड तो यहां पे ऑन बी एंड बाय ए, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्शन फोर्स। ये हो गया एक्शन फोर्स, करेक्ट। तो एक्शन फोर्स का होगा एफ बी ए वेक्टर। अब क्या होगा? रिएक्शन फोर्स की तरह होगा, रिएक्शन फोर्स ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो ये किस पे एक्ट होगा? रिएक्शन फोर्स इज ऑन ऑब्जेक्ट ए बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जाते हो तो ये क्या होगा? ये रिएक्शन फोर्स है, करेक्ट। तो ये बोल रहा है एवरी एक्शन, है ना, तो ये एक्शन हो गया एफ बी ए वेक्टर। सो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट कब होगा? जब आप वेक्टर साइन लोगे तब ये होगा ऑपोजिट हो जाएगा। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये ना जनरली हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने जस्ट समझा है। अब क्या होता है ना, अब हम इन चीजों को थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके जब जाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है हमारे पास, है ना। हमारे कॉन्सेप्ट में आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ना कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं सोच रहा हूं कि आपको वापस से बता देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो डेरिवेशन है वो आपने लर्न कर ही लिया होगा, ठीक है, तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो स्पेशल केसेस ना उसको मैं देख लेता हूं। एक ना बुलेट एंड गन, देखो जनरली क्या होता है कि इनका अजम्पशन है कि ना दो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट का मास m1 है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है। फिर क्या होता है, यहाँ पे कोलिजन हो गया, फॉर एग्जांपल कोलिजन हो गया, फिर उसके बाद ना ये ऑब्जेक्ट है ना मास m1 और m2 में कोई वेरिएशन नहीं होगा, बट व्हाट हैपेंस, पहले इसका वेलोसिटी u रहा होगा या स्पीड u1, इसका स्पीड u2, फिर कोलाइड होने वाली जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। मान लो कि u1 की वैल्यू ग्रेटर है इन कंपेयर टू u2, तभी तो कोलाइड होगा एंड बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ऐसा अजम्पशन है। तो उस बेसिस पे हमने जो कंजर्वेशन मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। तो पहले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पीड और वेलोसिटी। तो मास इनटू ये जो वेलोसिटी होगा तो m1 u1 प्लस ये क्या होगा m2 u2। हम ना वेलोसिटी लेंगे, स्पीड लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड में ना हमें मैग्नीट्यूड में लेना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत अब इंपॉर्टेंस है, जिसका आप वेलोसिटी में ही लो। तो m1 v1 प्लस क्या होगा ये m2 v2 हो गया, करेक्ट। ये जनरल कंडीशन है, समझ में आ रहा है। ये ऐसा तो कोई भी बॉडी होगा ना, किधर भी मूव करे, कुछ भी करोगे तो ये आपको जनरली ऐसा मिल जाएगा। बट अब क्या बोल रहे हैं कि इफ स्पेशल केस है, इफ बॉडी m1 and m2 combined after collision, combined after collision, अगर ये बॉडीज कंबाइन हो जाते हैं कोलिजन के बाद तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो बॉडी 1 का वेलोसिटी होगा बॉडी 2 का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, क्लियर। और ये जो इक्वेशन होगा, मान लो कि m1 का वैल्यू m1 रहेगा, u1 ही रहेगा, m2 का वैल्यू m2 रहेगा, u2 का वैल्यू u2 ही रहेगा। ये m1 का वैल्यू m1 होगा, बट v1 का वैल्यू क्या होगा, v हो जाएगा, और m2 का वैल्यू m2 रहेगा, v2 का वैल्यू v हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे v को कॉमन ले लोगे, तो होगा m1 प्लस m2, और ये पूरा पार्ट ऐसे का ऐसे। तो ये क्या होगा, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि इफ m1 and m2 are moving opposite to each other, moving opposite to each other, ठीक है, opposite to each other before collision, क्लियर, बिफोर कोलिजन। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये राइट में जा रहा होगा और ये बॉडी लेफ्ट में जा रहा होगा, इसका मतलब ऐसे इमेजिन कर लो। तो क्या होगा कि मैंने m1 तो लिखा, यहां पे u1 लिखा, प्लस यहां पे मैंने m2 तो लिखा, बट जब मैं u2 का वैल्यू लिखूंगा ना, दैट विल बी नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज ये कहां जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर। अब आगे क्या होगा, ये हो गया m1 हो गया, ये v1 हो गया, ठीक है, प्लस एक होगा m2 v2 हो गया। सो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी।
क्योंकि ना देखो डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंबाइंड वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे जहां पे लोग ना मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको ऐसा इमेजिन करना है, तो ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग ऑन राइट हैंड साइड उसको आप प्लस ले लो, द ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड उसको आप क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना, सिंप्लीफाई करना। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल विच वी हैव डन कि 2 players आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन और वो एक दूसरे को ना कोलाइड होकर इंटेंगल हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट गोइंग टुगेदर। तो जब ना वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक का वेलोसिटी प्लस होगा, दूसरे का वेलोसिटी माइनस होगा। कोलाइड होने के बाद फिर क्या होगा, दे विल स्टार्ट गोइंग इन वन डायरेक्शन। तो अभी वो डायरेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा उससे हमें लेना देना नहीं है फिलहाल, लेकिन जो हमें डिसाइड करना है वो ये पार्ट है, ठीक है। बाद में कैलकुलेशन के बाद क्या आंसर आएगा वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमें पता चलेगा, बट बिगिनिंग में ही हमने अगर मिस्टेक कर दिया देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन सच केसेस। सो एक और स्पेशल केस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, गन एंड बुलेट का। तो गन एंड बुलेट के केस में क्या है, गन एंड बुलेट के केस में, तो गन एंड बुलेट के केस में देखो एक बहुत सिंपल सी बात है कि गन को फायर करने से मतलब बुलेट फायर करने से पहले, तो अगर मान लो ये मास ऑफ बुलेट होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगा, प्लस क्या होगा ये मास ऑफ गन हो गया, इट्स व्हाट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया मास ऑफ अगेन बुलेट हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ले लिया आपने, मास ऑफ गन हो गया और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन हो गया, ठीक है। क्या होता है जो इनिशियल मोमेंटम होता है ना, इनिशियल मोमेंटम, सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसका 0 होगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। इनिशियल मोमेंटम क्यों 0 होगा, क्यों, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट का और गन का क्या होगा, 0 होगा। तो मास का वैल्यू कितना भी हो बुलेट के या गन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल मोमेंटम उनका 0 ही होगा। तो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहेगा, 0 होना चाहेगा, ऐड होके। तो ये कैसे होंगे 0, तो इसका बहुत सिंपल सा टास्क है कि ना जब गन और बुलेट में एक साथ में है, जब उनका मोमेंटम 0 है, तो जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो गन हैज टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में गन जाके क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो मतलब ना जो बुलेट है वो पॉजिटिव मोमेंटम गेन करेगा, जो गन है वो नेगेटिव मोमेंटम गेन करेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। आप कभी करके देखिएगा, जब आप ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मास ऑफ गन दिया है, वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ गन दिया है, मास ऑफ बुलेट दिया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया है, आपको ना वेलोसिटी ऑफ गन पूछा है, तो आपने कभी भी ट्राई करके देख लेना कि मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिल रही है और मास ऑफ गन और जो वेलोसिटी ऑफ गन का जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके देखो, दोनों का वैल्यू सेम होगा बट विद माइनस साइन। तो ये जो बुलेट का बुलेट है जो गन का स्पीड है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड या वेलोसिटी। जो गन का जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी। तो इसके हिसाब से अगर ये वैल्यू 0 हो गए तो क्या होगा, सो ये 0 हो गया पूरा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस क्या होगा ये मास ऑफ गन एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। आपको क्या निकालना, आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है। तो चलो ठीक है, एक स्टेप और लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये होगा मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, मान लो इसको आपने यही रखा, और ये क्या होगा मास ऑफ बुलेट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये उधर शिफ्ट होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। आपको क्या करना, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, तो ये माइनस हो गया कैपिटल एम बी इंटू वीबी अपॉन क्या हो गया कैपिटल एम जी। तो ये देख सकते हो आपके जब आपने रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकाल रहे हो तो आपको नेगेटिव साइन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, ये चीजें थोड़ी डिफरेंट वे से भी हो सकती है। हो सकता है आपको ना गन का वेलोसिटी दिया हो, आपको बुलेट का भी वेलोसिटी दिया है, और ना वेलोसिटी ऑफ ये मास ऑफ बुलेट दिया हो, आपको मास ऑफ गन पूछा है, तो उस टाइम पे ना नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं होगा। आपको नेगेटिव में अगर आंसर आ गया है तो कोई इशू नहीं है, आप नेगेटिव को इग्नोर कर दो, बिकॉज मास कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है, मास को आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो। तो अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने ना नॉर्मल न्यूमेरिकल में डिस्कस किया हुआ था कि एक गर्ल है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन कभी कभी। तो अ गर्ल इज रनिंग विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, गर्ल बॉय जो भी होगा, अगर ये गर्ल है तो हमने ले लिया मास ऑफ गर्ल, ठीक है, और ये ना रन कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्केटिंग बोर्ड है बराबर, स्केटिंग बोर्ड के ऊपर जंप करती है। देखो दोनों चीज हो सकता है, तो यहाँ पे क्या मास ऑफ हो गया स्केटिंग बोर्ड, और ये क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटिंग बोर्ड। दो पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है स्केटिंग बोर्ड रेस्ट पे हो सकता है स्केटिंग बोर्ड रेस्ट पे हो, फिर वो ना रन करके स्केटिंग बोर्ड पे जंप कर गए, या हो सकता है स्केटिंग बोर्ड को सिर्फ स्लाइड किया फिर उसके ऊपर रन करके जंप कर रही है, या हो सकता है किसी ने स्केटिंग बोर्ड पे ऐसा स्लाइड किया और आपको जंप करके उस पर चढ़ना है, ठीक है, यू हैव टू जंप ऑन दैट वन। सो एनी पॉसिबिलिटी यू हैव,
सो अब क्या होगा, ये होने के बाद क्या होगा कि अब यू नो दैट गर्ल विल जंप ऑन दैट स्केटिंग बोर्ड, और वो गर्ल और स्केटिंग बोर्ड बोथ विल स्टार्ट मूविंग टुगेदर, ठीक है, दोनों साथ साथ में मूव करेंगे। तो यहां पे क्या स्टोरी में ट्विस्ट है कि जो मास ऑफ गर्ल है वही रहेगा, जो मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड है वो भी वही रहेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल है दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्केटिंग बोर्ड, और उनकी वैल्यू v हो गई। तो देखो वापस से वही स्टोरी होगा, मोमेंटम बिफोर जंपिंग ऑन द स्केटिंग बोर्ड विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग ऑन द स्केटिंग बोर्ड। तो ये होगा मास ऑफ गर्ल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल हो गया, करेक्ट। फिर क्या हो गया, प्लस मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटिंग बोर्ड। मान लो स्केटिंग बोर्ड की वेलोसिटी क्या जीरो हो गया, अगर रेस्ट में होगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, दैट इज ओनली चेंज। बट आप इक्वेशन को लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर आपने यहां क्या ले लिया, मास ऑफ गर्ल ले लिया है, फिर ये इंटू वी, फिर प्लस क्या हो गया मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड इंटू वी, और हमने क्या किया वी को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या थोड़ा सा स्टेप्स को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स है जिनको हमें यूज करके इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को क्या करना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को क्या करना, सॉल्व करना। तो ये टॉपिक्स ना बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट आपको क्या करना है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप वीडियोस को एक दो बार और देखो, तो थोड़ा आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी। हो सकता है कभी कभी कि ये चीज आप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो, आपको सडनली समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यू नीड टू गो थ्रू द सेम द सीक्वेंस 1 or 2 टाइम, सो जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी क्लैरिटी आपकी जनरेट होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।